नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज यह फिजिकल जियोग्राफी का तीसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि भूगोल क्या है, भूगोल शब्द का विकास कैसे हुआ, भूगोल का विकास किसने किया, भूगोल से संबंधित तथ्य। दूसरे क्लास में भूगोल की शब्दावलियों के बारे में हम लोगों ने सीखा, जैसे ग्लोब, मैप, स्केच, हाइपोथेसिस, मॉडल क्या होते हैं, इसके बारे में सीखा। यदि आप ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखेंगे। आज का जो टॉपिक हम लोग का है वह है पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ द अर्थ में आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम का सामान्य परिचय, चूँकि ओरिजिन ऑफ द अर्थ या ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम दोनों एक ही चैप्टर है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम है क्या। आज ही के क्लास में हम ये देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्या इसका भूमिका रहा है, अलग अलग विद्वान क्या क्या चीज़ें कहे हैं, प्राचीन काल से लेकर अभी तक इसके बारे में लोगों की क्या विचारधारा रही है, इसके बारे में, अर्थात इसका इंट्रोडक्शन हम लोग समझेंगे। और आज सबसे लास्ट में परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस, परिकल्पना। कल के पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि परिकल्पना क्या है। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ में अलग अलग जो हाइपोथेसिस विकसित किए गए वो क्या है, कहाँ तक मान्य है, उनमें सच्चाई क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं। एक कल्पना कीजिए, रात के समय आप अपने घर में से बाहर या छत पर जाइए। जब ऊपर की ओर आप देखते हैं तो बहुत सारे खगोलीय पिंड नजर आता है। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी चमकीला होता है, कुछ धुंधले प्रकार के होते हैं, कुछ टिमटिमाते हुए होते हैं, कुछ धुआं टाइप का होता है। ये जो कुछ भी नज़र आता है वो खगोलीय पिंड कहलाता है। हालांकि ये दिन के समय में भी ऊपर आसमान में, अंतरिक्ष में चमकते हैं, लेकिन दिन में एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका प्रकाश बहुत ज़्यादा है और उसके प्रकाश के सामने अंतरिक्ष में जो कुछ भी है खगोलीय पिंड वो नज़र नहीं आता है। वो दिन वाले जो सबसे चमकीला खगोलीय पिंड नज़र आता है उसको हम सूर्य कहते हैं। ये खगोलीय पिंड जो है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में, हमारे वायुमंडल में, हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें अपना प्रकाश है, जिसमें अपना उष्मा है और जो गतिशील है। ऐसे खगोलीय पिंड को स्टार कहा जाता है, तारा कहा जाता है, और तारा का सबसे अच्छा उदाहरण सूर्य है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। AIASPT में भी पूछ चुका है। तो हम तारा कहें, स्टार कहें या सूर्य कहें, तो एक यहाँ पर सूर्य मैंने बना दिया, तारा स्टार बना दिया। एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के ही चारों ओर रिवोल्यूशन करता है, परिभ्रमण करता है।
वैसे खगोलीय पिंड को प्लैनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं। यहाँ पर ग्रह बना दिए। एक अन्य प्रकार का खगोलीय पिंड है, उसमें भी अपना प्रकाश नहीं है, अपनी ऊष्मा नहीं है। वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसे सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे अन्य खगोलीय पिंड है जिसमें कॉमेट है, एक है। एक कॉमेट हो, सैटेलाइट हो, प्लेनेट हो, इन सब पर जो प्रकाश है, इन सब का जो मालिक है वह सूर्य है, सन है। और ये सन के चारों तरफ ग्रह, ग्रह के चारों तरफ उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं। इन सब को सम्मिलित रूप से सोलर सिस्टम कहा जाता है। ये सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अंतर्गत ये हमारा अपना सूर्य, ग्रह, उपग्रह, कॉमेट इत्यादि आते हैं। ये जो ग्रह हैं, इन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह है पृथ्वी, जिसकी उत्पत्ति के बारे में हमें आज पढ़ना है। एक अलग से सोलर सिस्टम पर वीडियो अपलोड करेंगे, फिर उसमें डीपली हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग को पढ़ना है ओरिजिन ऑफ द अर्थ। आप यहाँ चित्र में देखेंगे कि यह सन है और सन से जैसे जैसे दूरी है उसके अनुसार सबसे पहले मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। ये ग्रहों की स्थिति है। सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार एक ग्रह हैं। इन ग्रहों में 4 ऐसे ग्रह हैं, 4 ऐसे प्लेनेट हैं जो सूर्य के काफ़ी नज़दीक हैं, जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। इन ग्रहों को इनर ग्रह, इनर प्लेनेट कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और 4 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य से दूर स्थित हैं, जिनमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। इनको बाह्य ग्रह या आउटर प्लेनेट कहा जाता है। इन सब ग्रहों की जो उत्पत्ति हुआ है वह एक ही समय में हुआ है, जिनमें से एक पृथ्वी है। अब हम लोग यह पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ कैसे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित 2 प्रकार के फैक्टर हैं, 2 कारक हैं। एक धार्मिक कारक और दूसरा वैज्ञानिक कारक। यहाँ पे देख सकते हैं धार्मिक कारक और वैज्ञानिक कारक। प्राचीन समय में ऐसा मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के पीछे कहीं न कहीं भगवान का हाथ है। हालांकि आज भी एक बहुत बड़े वर्ग का यही मान्यता है, एक बहुत बड़ा वर्ग इसी बात का समर्थन करता है कि बिना भगवान के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन प्राचीन समय में ये विचारधारा काफ़ी प्रबल था कि ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है यह भगवान के कारण। लेकिन समय के साथ एक समाज में एक नया वर्ग उभरा, विशेषकर यूरोप में, और वह वैज्ञानिक विचारधारा के लोग थे। उनका मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति में ब्रह्म या भगवान का हाथ नहीं है, बल्कि इसमें कहीं न कहीं साइंस है। बाद में इस साइंस जो विचारधारा मानने वाले लोग थे उसमें भी 2 वर्ग हो गए। साइंस विचारधारा वाला में 2 वर्ग हो गए। एक वर्ग का मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति में कोई न कोई एक तारा की भूमिका है,
कोई न कोई एक कारक महत्वपूर्ण है। इस वर्ग वाले को एक तारक परिकल्पना जो इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया उसको कहा गया एक तारक परिकल्पना, मोनिस्टिक हाइपोथेसिस। इसके अंतर्गत जो लोग थे या इस विचारधारा को जिन्होंने मान्यता दिया, जिन्होंने इसको पसंद किया, उनका मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति में एक ही कारक, एक ही तारा की भूमिका थी। लेकिन समय के साथ एक अलग वर्ग भी उभरा और उनका मानना था कि नहीं, पृथ्वी की उत्पत्ति में कोई एक कारक नहीं है, कोई एक तारा नहीं है, बल्कि एक से अधिक तारों की भूमिका है। वैसे विचारधारों वालों को द्वै तारक परिकल्पना, डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस कहा गया। ये जो मोनिस्टिक हाइपोथेसिस है, इसमें क्वीपर महोदय, वाइज़शेकर महोदय, इमैनुअल कांट, लाप्लेस और लॉकियर महोदय, ये ऐसे दार्शनिक, विचारक और विद्वान हैं जिन्होंने मोनिस्टिक हाइपोथेसिस का समर्थन किया। लेकिन जो डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस के समर्थक थे उसमें चैम्बरलिन, मॉल्टन, जेम्स जीन्स और जेफरीज महोदय का नाम आता है। हालांकि एक विद्वान फ्रांस के थे कास्ते द वफन। एक कास्ते द वफन सबसे पहले एक परिकल्पना दिए, हाइपोथेसिस दिए, जिसका नाम था कोमेट हाइपोथेसिस, पूछल तारा परिकल्पना। ऐसा माना जाता है कि वैज्ञानिक विचारधारा में सबसे पहला जो परिकल्पना था वह पूछल तारा परिकल्पना था। इसी को सबसे पहले वैज्ञानिक विचारधारा माना गया, वैज्ञानिक विचारधारा का परिकल्पना माना गया। ओरिजिन ऑफ द अर्थ से संबंधित बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि उसमें एक तारक परिकल्पना और द्वै तारक परिकल्पना है। हाइपोथेसिस कौन कौन से हाइपोथेसिस है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है? एक नेट एग्जाम के लिए, एकेडमिक एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, या 10+2 का अगर आप प्रवक्ता का देने जा रहे हैं, लेक्चरर का देने जा रहे हैं, पीजीटी देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हाइपोथेसिस है देखा जाए बोर्ड पर। सबसे पहले गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। कांट महोदय ने गैसियस हाइपोथेसिस दिया। वायव्य राशि परिकल्पना हिंदी में इसको कहा जाता है, इन्होंने दिया। इसी तरह नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, लाप्लास महोदय का नेबुलर हाइपोथेसिस ए है। थर्ड जो है, ये दोनों जो है मोनिस्टिक हाइपोथेसिस हुआ। आपको पहले हम लोग बतला चुके हैं कि कांट और लाप्लास जो हैं वह एक तारक परिकल्पना के अंतर्गत आते हैं। अगला है द प्लेंटिसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मॉल्टन। फिर है द टाइडल हाइपोथेसिस, ज्वारीय परिकल्पना। किसका है? जेम्स जीन्स एंड जेफरीज महोदय का। इसी तरह से बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ H.N. रसेल, H.N. रसेल का बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस है। द फ्यूजन हाइपोथेसिस ऑफ रोशगन, रोशगन का द फ्यूजन हाइपोथेसिस है। द शिफिड हाइपोथेसिस ऑफ S.C. बनर्जी, S.C. बनर्जी का शिफिड हाइपोथेसिस दिया हुआ है। एक है द नोवा हाइपोथेसिस ऑफ होयल एंड लिटिलटन, होयल और लिटिलटन महोदय का
द नोवा हाइपोथेसिस दिया हुआ है। इसी तरह से द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपोथेसिस ऑफ अल्फवेन, अल्फवेन का द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपोथेसिस है। अगला जो है यहाँ पर हम लोग लिखे हैं वाइजशेकर, तो वाइजशेकर का है द नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस, ए नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस ऑफ वाइजशेकर। अगला है द इंटर स्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ऑटो शिम्ड, ऑटो शिम्ड का द इंटर स्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस है। इसी तरह लास्ट जो है द प्रोटो प्लेनेट हाइपोथेसिस ऑफ क्वीपर, क्वीपर का आदिम ग्रह प्रोटो प्लेनेट हाइपोथेसिस है। इस समय के साथ अलग अलग परिकल्पनाएं दी गई है, अलग अलग हाइपोथेसिस की चर्चा हुई है, लेकिन बाद में कालांतर में इन हाइपोथेसिस को मान्यता नहीं मिला। आप एनसीईआरटी बुक अगर फॉलो करते हैं तो इंटरमीडिएट 11th का जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें आपको गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास और टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स एंड जेफरीज पढ़ना है। आपको इंटर लेवल का कम से कम जियोग्राफी तो पता ही होना चाहिए। और अभी मैं आपको इन तीनों हाइपोथेसिस का डिटेल बताने जा रहा हूं। इमैनुअल कांट का गैसियस हाइपोथेसिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं वायव्य राशि परिकल्पना, अंग्रेजी में गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। इमैनुअल कांट जर्मनी के दार्शनिक थे, जर्मनी के दार्शनिक थे। 1755 ईस्वी में इन्होंने अपना यह सिद्धांत, अपना यह परिकल्पना, सिद्धांत कहना गलत होगा, अभी यहाँ पर हम लोग परिकल्पना कहेंगे, हाइपोथेसिस 1755 ईस्वी में दिया। हालांकि इनका जो परिकल्पना है वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये जानना है, इमैनुअल कांट जर्मनी के दार्शनिक थे, ये जानना है। 1755 में इन्होंने ये अपनी परिकल्पना दिया और इनकी कुल जो परिकल्पना का आधार है वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर है। हालांकि इसमें एक केंद्र प्रसारित बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की चर्चा करते हैं और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की चर्चा तो होती ही है। कांट महोदय का मानना है कि ब्रह्मांड में दैव निर्मित आद्य पदार्थ था, ब्रह्मांड में दैव निर्मित प्रीमोर्डियल मैटर था, पहले से ये ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ निर्मित थे। वो कैसा था? वह स्थिर था, कठोर था और शीतल था। कल्पना आप कीजिए, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बहुत जगहों पर ब्रह्मांड में दैव निर्मित ये पदार्थ थे। ये अपने ही स्थान पर स्थिर था, ठंडा था, हालांकि कठोर था। फिर इन सब में गुरुत्वाकर्षण हुआ, आकर्षण बढ़ा और ये सब एक दूसरे की ओर खिंचाने लगे, एक दूसरे से टकराने लगे। जब एक दूसरे से टकराए तो इसमें घर्षण हुआ। आप ऐसे हाथ को रगड़ेंगे तो ये गर्म हो जाएगा। घर्षण हुआ तो इसमें हीट पैदा हुआ, हीट, और जब हीट हुआ तो फिर इसमें गति आ गई। जो पहले यह ठंडा था, स्थिर था, कठोर था,
गुरुत्वाकर्षण के कारण एक गर्म हो गया और इसमें गति हो गया, मोशन पैदा हो गया और यह बाद में आग का गोला हो गया और बहुत तीव्र गति से घूमने लगा, बहुत तीव्र गति से घूर्णन करने लगा, जिसको रोटेशन कहते हैं। ये आग का गोला हो गया। लेकिन जितनी इसकी गति बढ़ती गई, इसमें एक फोर्स काम किया और उस फोर्स को कहा गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्र प्रसारित बल। आप हाथ को ऐसे करके तीव्र गति से ऐसे नाचेंगे तो लगेगा कि यह हाथ बाहर की ओर फेंका जा रहा है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कुम्हार के चलती चाक पर आप एक कंकड़ फेंकेंगे, वो बाहर की तरफ फेंकाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। आप लट्टू नचाए होंगे और लट्टू पर जब कंकड़ फेंकते हैं वो बाहर की ओर फेंकाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये जो पहले ठंडा, कठोर और स्थिर पदार्थ था, जो बाद में आग का गोला बन गया, जिसमें गति आ गया, उसमें से एक छल्ला इससे निकला और दूर जाकर फेंका गया। कांट महोदय का कहना है, हाइपोथेसिस है, इन्होंने कल्पना किया कि ऐसा हुआ होगा, दूर जाकर फेंका गया। और यह क्रिया एक बार नहीं हुआ, ऐसे ऐसे 9 बार हुआ और 9 बार होने के बाद कांट कहते हैं कि यही 9 ग्रह की उत्पत्ति हुआ। 9 ग्रह की उत्पत्ति इसी कारण से हुआ। और ये जो मूल पिंड है जो बच गया, यही वर्तमान सूर्य है। तत्कालीन समय में इनकी जो परिकल्पना है उसको मान्यता मिला, लेकिन समय के साथ आलोचना प्रारंभ हुई और आलोचना के कई कारण बने। सबसे पहला कारण यह बना कि जब ये पदार्थ स्थिर थे, गतिहीन थे, तो किस बल के कारण ये अपने स्थान पर स्थिर थे? और एक गुरुत्वाकर्षण अचानक क्यों हुआ? इसके पहले गुरुत्वाकर्षण क्यों नहीं हुआ? इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया। आलोचना का दूसरा आधार लिया गया कि ये पदार्थ कितने विशाल थे कि आपस में टक्कर हुआ, घर्षण से हिट पैदा हुआ, फिर एक विशाल पिंड बना और उससे बारी बारी करके 9 ग्रह बने और वैसे ग्रह बने जिसमें पृथ्वी और बृहस्पति जैसा विशाल ग्रह, ये समझ से परे का चीज है। कितना विशाल ये पिंड हुआ होगा, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा आलोचना का आधार यह है कि ये जो वर्तमान सूर्य है इसमें से 9 छल्ला ही क्यों निकला? इससे कम क्यों नहीं, इससे अधिक क्यों नहीं? और बाद में जब से मानव सभ्यता हुई, जब से इतिहास लिखा जाने लगा, उस समय से क्यों नजर नहीं आया कि एक और छल्ला सूर्य से बाहर निकल रहा हो? अभी भी तो नजर आना चाहिए था। इसका भी स्पष्टीकरण नहीं है। इस आधार पर इमैनुअल कांट का गैसियस हाइपोथेसिस जो है उसको गलत साबित कर दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। लाप्लास महोदय का नेबुलर हाइपोथेसिस है, निहारिका परिकल्पना। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि
कांट की परिकल्पना में जो कमियां थी, उन कमियों को लाप्लास महोदय ने पहले से ही दूर कर अपनी परिकल्पना, अपनी हाइपोथेसिस को प्रस्तुत किए। पहले हम यह जानते हैं कि लाप्लास थे कौन। लाप्लास फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, ये फ्रांस के थे, और इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस 1796 में दिया, 1796 में दिया। इनका मानना था कि ब्रह्मांड में पहले से एक गर्म, गतिशील आग का गोला रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, जिसको निहारिका कहते हैं। कांट महोदय ने जो ये बात बतलाया था कि पहले से स्थिर था, कठोर था, ठंडा था, अचानक गुरुत्वाकर्षण की क्रिया हुई और वो गतिशील हुआ, लाप्लास इन सब समस्याओं का समाधान करते हुए उन्होंने खुद बोला कि पहले से ही वह आग का गोला था जिसको निहारिका कहते हैं। लेकिन कांट और लाप्लास महोदय में अंतर यह है कि लाप्लास कहते हैं कि ये जो निहारिका है, समय के साथ धीरे धीरे ये जो गर्म है ठंडी होने लगी, और ठंडी होने लगी, रोटेशन तो कर ही रही है, ठंडी होने लगी तो इसके ऊपरी भाग में, इस भाग में सिकुड़न पैदा हुआ, सिकुड़न पैदा हुआ, धीरे धीरे कमजोर होते चला गया और इससे निकलकर एक छल्ला बाहर आ गया। ये जो निहारिका है इसका आकार छोटा हो गया और ये और तीव्र गति से घूमने लगा। यहाँ भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। फिर कुछ दिन के बाद फिर ऊपरी परत ठंडा हुआ, फिर एक दूसरा छल्ला, तीसरा छल्ला, चौथा छल्ला, ऐसे कर कर के 9 छल्ला निकला। यहाँ लाप्लास महोदय ने शीतल होने के कारण, ठंडा होने के कारण सिकुड़न से एक भाग इससे कटकर अलग हट गया, अलग निकल गया। इस रूप में ग्रहों की उत्पत्ति बतलाई जिसमें पृथ्वी एक है, और जो मूल निहारिका बच गया वही हमारा वर्तमान सूर्य है। लेकिन इनकी भी आलोचना हुई, इनके साथ भी वही प्रश्न आया कि ये 9 छल्ला ही क्यों निकला, इससे अधिक या कम क्यों नहीं निकला। ये बाद में फिर जो वर्तमान सूर्य या निहारिका है उसमें से अन्य छल्ला क्यों नहीं निकलते हुए नजर आ रहा है। इन सब आधारों पर लाप्लास महोदय की परिकल्पना को भी गलत करार दिया गया। ये दोनों जो हाइपोथेसिस आप समझ है, ये हाइपोथेसिस मोनिस्टिक हाइपोथेसिस है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस का, जिसमें टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और जेफरीज का पढ़ेंगे। द टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और जेफरीज महोदय का है। ये जेम्स जीन्स और जेफरीज ब्रिटेन के, इंग्लैंड के थे। जेम्स जीन्स ने 1919 में टाइडल हाइपोथेसिस दिया। हालांकि इसमें कुछ कमियां थी जिसमें संशोधन जेफरीज महोदय ने किए और वह 1926 में किए। इसलिए ये पूरा हाइपोथेसिस को जेम्स जीन्स एंड जेफरीज का हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये क्या है टाइडल हाइपोथेसिस? इसमें माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति में 2 तारा की भूमिका है। विद्वानों का ऐसा मानना है कि हमारा जो सूर्य है ये तो अपने ही जगह पर था ही, उसके निकट
से एक विशाल तारा गुजरा। ये आकार में और गति में इससे कई गुना ज़्यादा था। आकार में भी बहुत बड़ा था और गति में भी बहुत ज़्यादा था। ये जैसे जैसे विशाल तारा सूर्य के निकट आने लगा, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से एक उछाल हुआ। एक सूर्य से विशाल भाग इस तारा की तरफ खिंचाने लगा और नजदीक आने के बाद इस सूर्य से एक फिलामेंट की तरह, फिलामेंट ऐसा होता है, फिलामेंट की तरह एक बहुत बड़ा भाग कटकर विशाल तारा के पीछे पीछे काफी दूर तक चला गया। लेकिन विशाल तारा की गति बहुत तीव्र थी और वह बहुत आगे निकल गया, अनंत में चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। और इसके पीछे पीछे ये फिलामेंट काफी दूर तक खिंचाते चला गया। ये इतना दूर तक चला गया कि वापस ये सूर्य में भी नहीं मिल सकता था। इसके गुरुत्वाकर्षण से भी ये बाहर निकल गया। जेम्स जीन्स एंड जेफरीज का मानना है कि यही फिलामेंट बाद में 9 भागों में टूटता है और 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इसी फिलामेंट से 9 ग्रह बने। आलोचकों ने आलोचना की, ये कैसे है, ये गलत है। तब इन विद्वानों का तर्क था कि अगर फिलामेंट को हम 9 भाग में बांटकर देखें तो स्थिति वही होगी जो वर्तमान में सूर्य के बाद ग्रहों की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि सूर्य से जैसे जैसे हम सूर्य के सबसे नज़दीक और सूर्य से सबसे दूर ग्रहों का आकार छोटा है और जैसे जैसे दूर हटते हैं ग्रह बड़ा होता जाता है और बीच में बड़ा ग्रह है। यही तो हमारी ग्रहों की स्थिति भी है जो अभी हम लोग यहाँ पर देखे भी कि सूर्य से जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं, सूर्य के बिल्कुल निकट मरकरी, उसके बाद वेनस, अर्थ, मार्स। तो मरकरी सबसे छोटा है और पहले जब ग्रहों में प्लूटो को रखा जाता था, प्लूटो छोटा, तो सूर्य के सबसे नज़दीक मरकरी वो भी छोटा, सूर्य से सबसे दूर प्लूटो वो भी छोटा। हालांकि वर्तमान में प्लूटो ग्रह के अंतर्गत नहीं रखा गया, लेकिन बाद में इनके भी हाइपोथेसिस की आलोचना की गई। इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई प्रकार के हाइपोथेसिस दिए गए हैं। समय के साथ सब हाइपोथेसिस गलत करार दिए गए। आपको इस चैप्टर में किसने कौन सा हाइपोथेसिस दिया, बेसिक सोलर सिस्टम के बारे में ये जानकारी रखना है। जब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे तो एक बार पुनः इसकी चर्चा होगी हाइपोथेसिस की, उस समय ये हेल्प करेगा। अगर आप इसमें अलग से कोई स्रोत चाहते हैं कि हम और डिटेल पढ़ें तो इसके लिए आप सबसे पहला NCERT का जो बुक है 11th का, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मिलेगा। दूसरा प्रोफेसर शविंद्र सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी बुक आता है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जितनी चीज़ों पर चर्चा हुई ये आपके लिए काफ़ी है, इतना चीज़ों को आप समझ जाए। अगला क्लास जो हमारा होगा वह पृथ्वी की आकृति को लेकर होगा। पृथ्वी की आकृति क्या है, बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट की, क्या मारे पृथ्वी की आकृति। और उसी में हम लोग ये समझेंगे कि अगर पृथ्वी गोल है तो हम कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी गोल है। इसके लिए
क्या हमारे पास प्रमाण है? तो पृथ्वी गोल है और पृथ्वी की आकृति कैसी है, इस पर मैं अगला वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।